स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर में 300 रुपए की कटौती कर दी है। 300 रुपए सस्ते में अब आपको एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। केंद्र सरकार ने एक और बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिससे 10 करोड़ से अधिक परिवार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 300 रुपए सस्ते दामों पर खरीद सकेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए ये बड़ी राहत का ऐलान कर दिया। योजना के तहत राजधानी दिल्ली में जहाँ पर एक सामान्य उपभोक्ता को 14 किलोग्राम का घरेलू एलपीजी सिलेंडर 853 रुपए मिलता है, वहीं उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी के साथ ये सिलेंडर केवल 553 रुपए में उपलब्ध होगा। हालांकि ये कीमत राज्यवार अलग अलग हो सकती है। जब बिहार में इसकी कीमत ज्यादा होगी, जब बिहार में इसकी कीमत करीब 650 रुपए से 700 रुपए में मिलेंगी। आपको बता दूं कि मई 2016 में शुरू हुई इस योजना के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इसके तहत लाभार्थियों को साल में अधिकतम 9 बार रिफिल पर 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों चुनाव आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही पुरानी बात दोहराई है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये बात 2018 में तत्कालीन मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कही। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वही राग अलाप रहे हैं, पुरानी बोतल में नई शराब। वहीं पर चुनाव आयोग के पैनल ने कहा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मशीन से पढ़ी जा सकने वाली मतदाता सूची उपलब्ध कराने की कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा कि कोई भी पीड़ित उम्मीदवार 45 दिनों के भीतर संबंधित उच्च न्यायालय में अपना चुनाव को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर कर सकता है। वहीं पर राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर चुनाव याचिका दायर की जाती है तो फिर सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रख ली जाती है, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि किसी का मतदाता की निजता का उल्लंघन करने का इरादा न हो। उदाहरण के लिए 1 लाख मतदान केंद्र के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा में 1 लाख दिन लगेंगे, यानी कि लगभग 273 साल, और फिर ऐसे कोई भी कानूनी निष्कर्ष निकलना संभव नहीं है। वहीं पर चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी ऐसे कई आरोप लगा रहे हैं और फिर मीडिया में भी छप रहे हैं, जबकि उन्होंने कभी कोई लिखित शिकायत नहीं की है। उन्होंने दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया था। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक वकील ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था। हमारा जवाब 24 दिसंबर 2024 चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। फिर भी राहुल गांधी का दावा है कि चुनाव आयोग ने कभी जवाब नहीं दिया है। दोस्तों बिहार की सियासत में मतदाता सूचियों को लेकर के विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग को घेर रहे हैं और फिर इसी बहाने बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने आरोप लगाया है कि दावा और सुधार के लिए निर्धारित अवधि में आज 8 दिन बीत गए, पर आरजेडी सहित इंडिया गठबंधन के दलों द्वारा मांगे गए जानकारी का सही जवाब न देकर के चुनाव आयोग और पार्टी को भेजे जा रहे पत्रों में एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है। वहीं पर चर्चित समाज सेवी राहुल यादव ने अपने अनेक साथियों एवं सैकड़ों युवाओं के साथ शुक्रवार को जेडीयू का दामन थामा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बार बार दोहराया। दोस्तों बिहार में मानसून की मेहरबानी आफत बन गई है। दरअसल बात है कि रक्षाबंधन पर मानसून की मेहरबानी जारी है। कल रक्षाबंधन था और कल मौसम में नरमी देखी गई, लेकिन ये मेहरबानी राहत से ज्यादा आफत लेकर के आई है। दक्षिण पश्चिम में मानसून इस वक्त बिहार के उत्तरी हिस्सों पर अपनी पूरी रौनक और फिर रौब के साथ बरस रहा है, जबकि दक्षिणी इलाके अपेक्षाकृत शांत है। राजधानी पटना समेत कई जिले इन दिनों लगातार बारिश से तरबतर हैं। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 2 दिनों तक बिहार में भारी से भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। वहीं पर मौसम विभाग ने पटना जिले में रेड अलर्ट जारी करते हुए आकाश से बिजली गिरने और फिर तेज बारिश की चेतावनी दी है। जब वैशाली और फिर सारण जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करके लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। इसके अलावा बक्सर, नालंदा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और फिर किशनगंज जिले के लिए तत्कालिक येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों में तेज हवा, बारिश और फिर कहीं कहीं वज्रपात का खतरा बना हुआ है। अगले 24 घंटे में किशनगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस पूरे इलाके में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव और बिजली गिरने का जोखिम बढ़ गया है। जब पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण और समस्तीपुर में आसमान से पानी की झरने रुकने का नाम नहीं ले रही है, जब वहीं पर भोजपुर, बक्सर और फिर आसपास के इलाकों में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय इलाकों और फिर बांग्लादेश के मध्य भागों में सक्रिय चक्रवाती परिसंरचना इस तबाही का मुख्य कारण है।
इन हालातों का असर यह है कि उत्तरी बिहार में मानसून की मेहरबानी जारी है, लेकिन ये मेहरबानी राहत से ज्यादा आफत लेकर के आई है। पटना समेत कई इलाकों में घने बादलों की आवाजाही जारी है। कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी तो कहीं मूसलाधार बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। वहीं पर मौसम विभाग का अनुमान है कि 12 और 13 अगस्त को बिहार में फिर से बारिश का जोर पकड़ेगा, जहाँ गंगा, गंडक और फिर कोसी जैसी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जहाँ पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान से 1.15 मीटर ऊपर बह रही है। मनेर में 82 सेंटीमीटर, हाथीदह में 86 सेंटीमीटर और दानापुर में 50 सेंटीमीटर ऊपर पानी बह रहा है। निचले इलाके में हालात बदतर है, जहाँ कमर तक पानी भर चुका है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं पर पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि आज 10 अगस्त के दिन तेज हवा में गर्जन और फिर मूसलाधार बारिश हो सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। साथ ही साथ वज्रपात का भी अंदेशा है। जहाँ अगले 6 दिनों तक उत्तरी बिहार के विभिन्न हिस्सों में मौसम का यही मिजाज रहने के आसार है। वहीं पर गाँव में खेत जलमग्न हो रहे हैं, फसलें डूब रही है और फिर लोग राहत शिविरों की ओर रुख करने लगे हैं। मानसून का ये रौद्र रूप एक ओर जहाँ पर पानी की कमी से जूझते क्षेत्रों में वरदान है, तो वहीं पर दूसरी ओर बाढ़ग्रस्त इलाकों में ये किसी काली सजा से कम नहीं है। दोस्तों, बिहार के नागरिकों के लिए 10 बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आम जनता, खास करके युवाओं, महिलाओं और फिर गरीब तबके के लोगों के लिए कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए सरकार ने जिस तरह से योजनाओं और फिर घोषणाओं की बौछार की है, उससे स्पष्ट है कि नीतीश सरकार अगले कार्यकाल के लिए पूरी तरह तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। तो आइए आपको बताते हैं कि बिहार के नागरिकों के लिए 10 बड़ी घोषणाएं क्या क्या है। तो सबसे पहली बड़ी घोषणा शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू। जब बिहार के युवाओं के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है कि अब सरकारी शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, बाहर के लोग नहीं। वहीं पर दूसरे नंबर पर है 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना, यानी कि बिहार के अब पूरे बिहार के जितने भी उपभोक्ता है सभी को अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। 125 यूनिट से ज्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको पैसे देने होंगे, लेकिन 125 यूनिट तक फ्री है। वहीं पर तीसरे नंबर पर है आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भारी बढ़ोतरी। जहाँ आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1000 रुपए से 3 गुना यानी कि 3000 रुपए कर दिया गया है। वहीं पर ममता कार्यकर्ताओं को अब 600 रुपए प्रति माह मिलेगा, जो कि पहले सिर्फ मात्र 300 रुपए प्रति माह मिलते थे। वहीं पर शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों का मानदेय दुगुना हुआ। जय स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों, सिक्योरिटी गार्ड, फिजिकल एजुकेशन और फिर हेल्थ इंस्ट्रक्टर्स को अब पहले से दुगुना मानदेय मिलेगा। इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में लगे निचले स्तर के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वहीं पर 5वां नंबर पर है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 3 गुना वृद्धि। जब बुजुर्गों, विधवाओं और फिर दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर के 1100 रुपए कर दिया गया है। इस निर्णय का लाभ 1 करोड़ 11 लाख से अधिक के लाभार्थियों को मिलेगा। पर 6 नंबर पर है महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा और डोमिसाइल का लाभ भी। जब बिहार की महिलाओं के लिए 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत अब डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाएगी। इसका अर्थ है कि केवल बिहार की निवासी महिलाओं को ही इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, जैसे स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं पर 7वां नंबर पर है एसटीटी ट्राई की स्पष्ट टाइमलाइन घोषित। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ट्राई 4 परीक्षा 2025 में और ट्राई 5 परीक्षा 2026 में होगी। इसके पहले एसटीटी परीक्षा भी कराई जाएगी। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर प्लानिंग करने का मौका मिलेगा। वहीं पर 8वां नंबर पर है युवाओं के लिए नया आयोग बनाया जाएगा। जी हाँ, राज्य के यानी कि बिहार के युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और फिर सशक्तिकरण से जोड़ने के लिए सरकार ने युवा आयोग बनाने की घोषणा की है। इस आयोग में अध्यक्ष और फिर सदस्य 45 वर्ष से कम उम्र के होंगे, जिससे युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पर 9 नंबर पर है जीविका दीदियों को बैंक लोन में ब्याज में छूट। जब महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और पहल के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीदियों को 3 लाख रुपए से अधिक के लोन पर 3% ब्याज में कटौती मिलेगी। इससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वहीं पर अंतिम 10वां नंबर पर है सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार अगले 3 वर्षों में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना पर काम करेगी। इस योजना का खर्च सरकार वहन करेगी, जिससे बिजली के बिल कम होंगे और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। दोस्तों, पूर्णिया में पूरे भारत में दूसरा ऐसा स्थान है, जगह है, जहां पर 14 अगस्त की रात को आजादी का जश्न मनाया जाता है। जहां सीमांचल के पूर्णिया ही देश का दूसरा ऐसा जगह है जहां पर 14 अगस्त की रात को झंडा फहराया जाता है, आजादी मनाई जाती है। जब भारत में अंग्रेजों ने सालों तक राज किया था, जब आजादी के दीवाने ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने की कसम खाई, तो फिर इसमें तमाम लोग शहीद भी हो गए। तब जाकर के वही देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी, तब से हर साल देश में 15 अगस्त को आजादी
आजादी का जश्न मनाया जाता है। इस दिन सभी भारतवासी झंडा फहराते हैं और खुशियां मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में एक ऐसा भी शहर है जहां पर 15 अगस्त नहीं बल्कि 14 अगस्त की रात को ही तिरंगा फहराया जाता है। यह देश के बिहार का एक ऐसा शहर है पूर्णिया, जहां पर हर साल 14 अगस्त की रात को ही झंडा फहराया जाता है। जब बताया जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह ने अपने साथियों के साथ आजादी के वक्त 15 अगस्त के पहले ही 14 अगस्त 1947 को आधी रात को झंडा फहरा दिया था। उन्होंने 12:01 की रात में झंडा फहराया और लोगों में मिठाइयां बांट करके आजादी का जश्न मनाया था। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दूं कि 1947 में जब रात 12:01 पर रेडियो पर भारत की आजादी की घोषणा हुई थी, तो उसी वक्त रामेश्वर सिंह, राम रतन शाह और फिर शमसुल हक के साथ मिलकर के उन्होंने झंडा चौक पर तिरंगा फहराया था। रामेश्वर प्रसाद सिंह के परिवार के लोग आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं। यह कुछ सालों से लोग झंडा चौक पर झंडा फहराते आ रहे हैं। जहाँ यहाँ के लोगों का मानना है कि वाघा बॉर्डर के बाद पूर्णिया देश का पहला इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पर अंधेरी रात में ही तिरंगा फहराया जाता है। जी आपको बता दूं कि ये बात तो सभी जानते हैं कि भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की थी। अगर साधारण तरीके से गणना की जाए तो 2025 में 1947 को घटाया जाए तो 78 साल होते हैं। इसी आधार पर लोग मानते हैं कि साल 2025 में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन असल में 15 अगस्त 1947 को ही पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए ये साल शून्य में नहीं गिनाया जाता। और फिर अब साल दर साल ये गिनती बढ़ती जाती है, इसलिए इस बार 79वां स्वतंत्रता दिवस होगा। दोस्तों, बिहार में एसटीटी अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, जिसके विरोध में हंगामा हुआ है। आपको बता दो कि एसटीटी उत्तीर्ण पास अभ्यर्थियों के आंदोलन की ने उस वक्त तुल पकड़ लिया जब पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। या शिक्षक भर्ती में तेजी लाने को लेकर की मांग की है। या इसके अलावा अपॉइंटमेंट प्रोसेस जल्द शुरू करने की मांग को लेकर के पटना में जमा हजारों अभ्यर्थी शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और फिर पुलिस ने बल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एसटीटी पास कर चुके अभ्यर्थियों की मांग है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द शिक्षक बहाली प्रक्रिया को शुरू करे, जो क्योंकि कई महीने से प्रक्रिया लंबित है। यह छात्रों का आरोप है कि सरकार बार बार तारीखें बदल रही है, जिससे उनका धैर्य टूट चुका है। जब वे अस्थायी नौकरी, समय पर नियुक्ति और फिर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे थे। वहीं पर इस प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों को गंभीर चोटें भी लगी है, या कई छात्रों के सिर से भी खून निकल रहा था। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगा करके रोका गया। कई छात्र कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उनको आगे जाने नहीं दिया। जहाँ हर जगह पुलिस तैनात है और फिर लगातार प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जारी है। इससे पहले छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। बताया गया है कि इस प्रदर्शन में 5000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। दोस्तों, बिहार के अररिया में बरदाहा थाना क्षेत्र के ठेंगापुर पंचायत के सदबेर वार्ड संख्या 13 में शुक्रवार दोपहर अचानक हुई तेज बारिश और आकाश से बिजली गिरने की घटना ने सबको झकझोर दिया है। जब प्राथमिक विद्यालय ठेंगापुर नरेश मंडल टोला के पास खेत में काम कर रहे 5 लोग आकाश से बिजली की चपेट में आ गए। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पर घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों के मुताबिक सभी लोग खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। तेज बारिश शुरू होने के बाद भी वो वहीं पर रुके रहे। इसी दौरान अचानक आकाश से बिजली गिरी, जिससे 45 वर्षीय आशा देवी और फिर 22 वर्षीय भागीरथ मंडल की घटनास्थल पर ही जान चली गई। वहीं पर 15 वर्षीय पल्लवी कुमारी को गंभीर हालात में आपदा प्रबंधन के मास्टर ट्रेनर ललन ठाकुर ने अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के बाद उनकी जान बचाई गई। जहां अन्य 2 घायल हो गए हैं। वहीं पर 48 वर्षीय सुगंधा देवी और फिर 40 वर्षीय बुचिया देवी का इलाज उनके परिवार वालों द्वारा करवाया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में चुनावी मौसम है। ऐसे समय में हर कार्यक्रम में जाते समय नेता अपने वोट बैंक का भी पूरा ध्यान रखते हैं। ये सिद्धांत तब और साबित हो गया जब नीतीश कुमार 8 अगस्त को पुराना धाम में राम जानकी मंदिर गए, लेकिन तिलक लगाने से बचे। जमीन पर नहीं बैठे और मिथिला की पहचान पाक को भी एक केंद्रीय मंत्री को पहना दी। इसकी वीडियो लोगों में खूब वायरल हो गई। लोग सीएम नीतीश कुमार को ट्रोल भी करने लगे। लोगों में चर्चा रही कि सीएम अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में सेक्युलर छवि पर उंगली नहीं उठाने देना चाहते हैं, जबकि सीएम के साथ हिंदू कट्टर नेता माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे। जो आपको बता दूं कि सीतामढ़ी में बने पुराना धाम में मंदिर के भूमि पूजन के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। जहाँ साथ में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी थे। सीएम नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जैसे कई मंत्रियों के साथ राम जानकी मंदिर में दर्शन के लिए गए। जब मंदिर पहुंच करके सीएम नीतीश कुमार और सभी ने भगवान को प्रणाम किया। जैसे ही पंडित सीएम को तिलक लगाने के लिए बढ़े, सीएम नीतीश कुमार ने मना कर दिया। पूजा के बाद सीएम चलने लगे तो उन्हें विशेष माला
पहनने को दी तो फिर सीएम नीतीश कुमार ने उसे भी मना कर दिया। जहां अंत में पुजारी ने मिथिला की पाग दी तो सीएम नीतीश कुमार ने उसे वे केंद्रीय मंत्री संजय झा को ही पहना दी। जहां राम जानकी मंदिर में नीतीश ने तिलक माला मिथिला पाग से किनारा किया, ये सेक्युलर हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की कई फोटो वायरल हो रही है जिसमें वे मस्जिद में टोपी लगाए दिख रहे हैं। जब ऐसे में सवाल उठता है कि मंदिर में धार्मिक परंपराओं से किनारा करना सेक्युलरिज्म है या फिर कुछ और। सोशल मीडिया पर भी लोगों में इसके बीच चर्चा हो रही है। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने भले ही मिथिला की शान पाग को ठुकरा दिया हो, लेकिन उनकी साथी पार्टी के गृह मंत्री ने मिथिला को अहम माना। यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में मैथिली भाषा, शारदा सिन्हा और फिर मिथिला पेंटिंग का जिक्र किया। साथ ही साथ दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति को मिथिला पेंटिंग भेंट किए जाने के बारे में बताया। दोस्तों, बिहार में मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसएबी के निर्देश के आलोक में मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्रों का 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। मैट्रिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थी 19 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन से पहले विद्यालयों को 16 अगस्त तक निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। जिन विद्यार्थियों का शुल्क जमा हो जाएगा उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 अगस्त तक भरा जाएगा। अगर किसी कारणवश शुल्क जमा करने के बावजूद भी किसी विद्यार्थी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन छूट गया है तो फिर वह 19 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकता है। जब परीक्षा समिति ने कहा है कि विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म के दौरान उल्लेखनीय विवरण के अनुसार ही भरना है, इसलिए जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय सावधानी बरती जाए ताकि बाद में उसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत ना पड़े। वहीं पर रजिस्ट्रेशन के कॉलम 16 में परीक्षार्थी का आधार नंबर अंकित होगा। अगर परीक्षार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर कॉलम 17 में इसकी घोषणा अनिवार्य रूप से की जाएगी। वहीं पर जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराने वाले विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु वाले विद्यार्थियों का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में 1 मार्च 2013 के बाद जन्म तिथि वाले परीक्षार्थियों का वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए पंजीकृत नहीं होगा। दोस्तों, बिहार में देश के सैनिकों, उनकी विधवाओं और फिर परिजनों के लिए कुल 13 जिलों में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थित है। सरकार ने अब बिहार के 12 अन्य जिलों में नए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने की तैयारी शुरू की है। इसमें नालंदा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, कटिहार, सहरसा, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिला भी शामिल है। आपको बता दूं कि मिल रही जानकारी के अनुसार पहले से चल रहे 11 जिलों के सैनिक कल्याण कार्यालय में भी पदाधिकारियों की तैनाती की थी। इसके बाद निदेशालय ने खाली पड़े पदों पर रोस्टर और आरक्षण नीति के तहत सैन्य सेवा के भूतपूर्व अधिकारियों की नियुक्ति की शुरुआत की है। यह अभी तो बिहार के 9 जिलों में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी की तैनाती कर दी गई है, जबकि बचे हुए जिलों में नियुक्ति की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। अब बिहार के कुल 25 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 31 पदों पर पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। आपको बता दूं कि इन नियुक्तियों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा भी ली जा चुकी है। ठीक इसी तरह इन कार्यालयों में कल्याण व्यवस्थापक के खाली 25 पदों पर भी भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जा रही है, जहाँ इसके लिए भी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा पूरी हो चुकी है। दोस्तों, बिहार में रक्षाबंधन के मौके पर 2 दिनों की फ्री यात्रा महिलाएं कर रही है। जहाँ कल रक्षाबंधन के मौके पर बस यात्रा फ्री की है और आज भी ये फ्री ही रहने वाली है। जहाँ रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बिहार सरकार ने माताओं और बहनों को बड़ी सौगात दी है। जहाँ 9 और 10 अगस्त को बिहार में बसों में सफ़र करने वाली महिलाओं को कोई भी किराया नहीं लिया जा रहा है। जहाँ कल 9 अगस्त को भी कोई भी किराया नहीं लिया गया और आज 10 अगस्त को भी बिहार की किसी भी महिला से बस में, बिहार सरकार की बस में सफ़र करने पर एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। फ्री में बसों में सफ़र करने के लिए महिलाओं और फिर छात्राओं को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। ये सुविधा कल 9 अगस्त को था और आज 10 अगस्त को भी है। आज शाम तक लागू रहेगी। इसके तहत सभी आयु वर्ग की महिलाएं, चाहे वह छात्रा हों या फिर कामकाजी, बिना टिकट के निगम की पिंक, साधारण और फिर डिलक्स बसों में यात्रा कर सकेंगी। दोस्तों, बिहार के जमुई में वोटर लिस्ट का घोटाला सामने आया है। बिहार के जमुई जिले के आमीन गांव में मतदाता सूची संशोधन के दौरान ऐसा खुलासा हुआ है जिसने स्थानीय लोगों से लेकर के प्रशासन तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक ही मकान संख्या 3 के पते पर 230 लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए हैं, जिनमें से कई लोग 3 से 5 साल पहले ही गुजर चुके थे। गाँव के लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार BLO ने घर घर जाकर के सत्यापन करने के बजाय गाँव के बाहर बैठ कर ही फॉर्म भर दिए और फिर पूरी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी फैला दी। वहीं पर जमुई मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर आमीन गांव
गाँव में मतदाता सूची संशोधन कार्य में चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। यहाँ चौड़िया पंचायत के वार्ड संख्या 3 को बीएलओ ने मकान संख्या 3 मान करके एक ही पते पर 230 लोगों के नाम दर्ज कर दिए। जब गाँव वालों का कहना है कि उनके यहाँ पर किसी भी घर पर मकान संख्या लिखी नहीं होती, जहाँ सब लोग नाम और फिर पहचान के आधार पर घर जानते हैं। लेकिन बीएलओ ने अपनी मर्जी से सभी को मकान संख्या 3 में दर्ज कर दिया। वहीं पर गांव वालों के मुताबिक लिस्ट में 10 से 15 ऐसे लोगों के नाम भी शामिल है जिनकी मृत्यु 3 से 5 साल पहले हो चुकी है, जैसे कि मोहम्मद अली जान की पत्नी कौशल खातून जिनका निधन 3 साल पहले हो गया था। ग्रामीणों ने इसे न सिर्फ लापरवाही बल्कि मतदाता सूची की साख पर चोट बताया है। वहीं पर गांव के निवासी के मुताबिक बीएलओ राजीव कुमार और फिर गौतम कुमार गांव तो आए लेकिन किसी के घर में नहीं गए। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहीं से लोगों को बुला करके फॉर्म भरने लगे। ना तो पते की पुष्टि की और ना दस्तखत लिए और ना ही पूछताछ की। ग्रामीणों को इस गड़बड़ी की जानकारी तब मिली जब उन्हें वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी दिखाई गई। तब जाकर के पता चला है कि सैकड़ों लोगों को पता चला कि गलत दर्ज है, पता गलत है और फिर मृत भी जिंदा हो गए हैं। जब बीएलओ राजीव कुमार चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि ये सब सिस्टम की तकनीकी खराबी के कारण हुआ है। उन्होंने माना है कि मृतकों के नाम लिस्ट में आना लापरवाही है, लेकिन खुद को दोषी मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि वे प्रपत्र 7 के जरिए मृतकों के नाम हटवाए गए और मकान संख्या की गड़बड़ी तकनीकी स्तर पर सुधार की जाएगी। दोस्तों, बिहार के कोचिंग संस्थानों पर शिक्षा विभाग सख्त हो गई है। अब स्कूल के समय पर ट्यूशन पढ़ाने पर कार्रवाई होगी। आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र में संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है। अब कोचिंग संस्थानों की जांच अभियान चलाकर के की जाएगी। जब विद्यालय के समय में कोचिंग चलाने वाले संस्थानों पर कार्रवाई के साथ अर्थदंड भी लगाया जाएगा। इस संबंध में पदाधिकारी ने बताया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन और फिर विद्यालय के समय में कोचिंग संस्थान का संचालन किया जा रहा है, ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों के जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, बिहार में टीचरों को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दूं कि बिहार में सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का अब ऐच्छिक हस्तांतरण होगा। जहां अपने ट्रांसफर के इंतजार में बैठे बिहार के शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी राहत दे दी है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर जानकारी दी है कि अब हस्तांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के पास 3 जिलों का विकल्प उपलब्ध होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब टीचर अपने आवेदन में 3 जिलों का विकल्प चुन सकते हैं और इन्हीं में से किसी एक जिले में उनका तबादला किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा है कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में किए गए शिक्षकों के हस्तांतरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला हस्तांतरण संबंधित जिन शिक्षकों की भी समस्या है उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बड़ी पहल की गई है। आपको बता दें कि बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण और फिर सुरक्षा के लिए एक नई शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया है, जो न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करेगा बल्कि उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और सम्मानजनक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। अच्छा, आपको बता दूं कि समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी को इस 28 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें 7 सदस्य सीधे ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े हैं ताकि उनकी आवाज़ सीधे नीति निर्माण तक पहुंच सके। यह समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी के अनुसार इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और फिर सम्मानजनक माहौल प्रदान करना है। वहाँ पर सरकार चाहती है कि ट्रांसजेंडर समुदाय न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि नियमित और फिर सम्मानजनक रोजगार भी हासिल करे। इसके लिए बोर्ड शैक्षणिक और फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक हुई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि काफिला में फर्जी एंटी करप्शन ऑफिसर पकड़ा गया है। जी हाँ, मामला बिहार के वैशाली जिले में का है, जहां पर उस समय हरकत मच गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले ने एक फर्जी एंटी करप्शन पदाधिकारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। यह घटना NH 22 पर स्थित पटेरा सराय टोला प्लाजा की है, जहां पर VIP लेन में सफेद स्कॉर्पियो टोल टैक्स को लेकर के हंगामा कर रही थी। यह मामला इतना तेज हुआ कि सीएम नीतीश कुमार का काफिला वहां पहुंच गया और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत संदिग्ध वाहन को घेर लिया। कार्यक्रम पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर सिन्हा ने इस मामले में सराय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिक के अनुसार सीएम पुरोना धाम सीतामढ़ी से पटना लौट रहे थे। इसी दौरान टोल प्लाजा पर खड़ी स्कॉर्पियो टोल कर्मियों से बहस कर रही थी और टोल देने से इनकार कर रही थी। तभी पीछे से सीएम नीतीश कुमार का काफिला आ गया और
वीवीआईपी सुरक्षा कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ी को रोक लिया। जांच के दौरान पुलिस भी दंग रह गई। स्कॉर्पियो के शीशे पर पुलिस का लोगो और फिर बड़े बड़े अक्षरों में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। गाड़ी के आगे बोर्ड पर लिखा था एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर बिहार, अंडर आईटी एंड नीति आयोग, जबकि पीछे मोटे अक्षरों में भारत सरकार अंकित था। छानबीन में पता चला है कि चालक ने अपना नाम दीपक प्रसाद, पिता किशोर प्रसाद, निवासी छोटू खगोल, थाना खगोल, पटना बताया। उसने दावा किया है कि वे एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ बिहार का सदस्य हैं, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। गाड़ी और फिर उस पर लगे सभी सरकारी प्रतीक जाली पाए गए। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी आई है। जहां आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 52 लाख बच्चों को पोशाक मिलेगी। इसी साल 1 जुलाई को जीविका और फिर समाज कल्याण विभाग के समेकित बाल विकास सेवा के बीच एक समझौता हुआ था कि जीविका समूह की दीदियां आंगनबाड़ी केंद्र आने वाले बच्चों के लिए 2 जोड़ी पोशाक तैयार करेगी। समझौते के तहत जीविका समूह को 2 महीने के भीतर पोशाक तैयार करनी है। जहाँ समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जीविका दीदियां खुद पोशाक लेकर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचेगी। इसे आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर बच्चों के बीच वितरित किया जाएगा। एक निश्चित तिथि पर इसे बच्चों के बीच वितरित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी CDPO स्तर पर की जाएगी। वहीं पर संभावना है कि फिलहाल बच्चों के बीच 1 जोड़ी पोशाक वितरित की जाएगी। कुछ महीने बाद बच्चों को 1 और जोड़ी पोशाक उपलब्ध कराई जाएगी। समझौते के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को साल में 2 जोड़ी कपड़े दिए जाने हैं। दोस्तों, एक मुखिया जी की बेटी प्रेमी के संग फरार हो गई। फिर सोशल मीडिया पर पिता पर संगीन आरोप लगाया है। दरअसल बात यह है कि मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र की एक पंचायत में इन दिनों सियापा और सनसनी का माहौल है। जहाँ यहाँ के मौजूदा मुखिया की बेटी कुछ दिनों पहले अपने ही गांव के एक युवक के साथ फरार हो गई थी। जहाँ अब इस घटना ने नया मोड़ ले लिया है। लड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अपने ही पिता पर गंभीर आरोप जड़े हैं। वायरल वीडियो में लड़की कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से अपने पति के साथ हूँ। मेरे पिता ने मुझे पिस्तौल दिखा करके हत्या की धमकी दी थी। अगर मेरे पति या फिर मेरे ससुराल वालों के साथ कुछ होता है तो फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे पिता की होगी। वायरल वीडियो की पुष्टि KDB लाइव खैर नहीं करता है। वहीं पर लड़की के अनुसार वे किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी इच्छा से प्रेमी के साथ गई है। वीडियो के सामने आने के बाद पंचायत में तरह तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। गाँव में लोग इस मामले को लेकर के 2 खेमों में बैठे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इसे प्रेम विवाह मान रहे हैं तो कुछ इसे परिवार की इज्जत से जोड़ रहे हैं। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि तेजस्वी राहुल में अभी झूठ का कंपटीशन चल रहा है। एक झूठ राहुल गांधी लेकर आते हैं तो दूसरा झूठ तेजस्वी यादव लेकर के आते हैं। कौन झूठा नंबर 1 है अभी तय करना बहुत कठिन है। सिर्फ इतना है कि एक स्टेट लेवल का झूठा है तो दूसरा नेशनल लेवल का। वहीं पर सम्राट चौधरी ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब बिहार में महागठबंधन और NDA के बीच राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। हाल ही में राहुल गांधी ने बिहार में बेरोजगारी और फिर महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, जबकि तेजस्वी यादव ने बिहार में NDA सरकार पर विकास कार्यों में विफल रहने का आरोप लगाया था। वहीं पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि जनता अब महागठबंधन के नेताओं की बयानबाजी की राजनीति को समझ चुकी है और 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जवाब देगी। वहीं पर झूठ के बल पर राजनीति करने वालों का अब अंत निश्चित है। बिहार की जनता काम चाहती है, वादा खिलाफी नहीं। पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले महीने में बिहार की राजनीति में इस तरह की तीखी बयानबाजी और तेज होगी, क्योंकि सभी दल 2025 के विधानसभा चुनाव और 2026 के लोकसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले SIR का मुद्दा काफी गर्म है। विपक्ष की तरफ से इसको लेकर के कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। जब कांग्रेस इसे वोट की चोरी बता रही है। जब इन सभी आपत्तियों के बीच चुनाव आयोग ने विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर बड़ा खुलासा किया है। इसके मुताबिक चुनाव आयोग को अब तक विपक्ष की तरफ से एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं पर चुनाव आयोग बार बार कह रही है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची में कोई भी योग्य मतदाता छूटने ना पाए और कोई भी अयोग्य मतदाता जुड़ने ना पाए। 1 अगस्त को जारी की गई बिहार की प्रारूप मतदाता सूची में कोई भी गलती दूर करने के लिए अपने दावे और फिर आपत्ति दर्ज करें। इसके बाद भी अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से एक भी दावा या फिर आपत्ति दर्ज नहीं की है। जहाँ पर दावा या फिर आपत्ति की अवधि के रूप में 9 दिनों का समय हो चुका है।
दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार की महिलाओं से भावनात्मक अपील की है। उन्होंने बिहार की सभी महिलाओं और फिर छात्राओं को अपनी बहन बताते हुए उनसे तेजस्वी के नाम की भी एक राखी बांधने को कहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 2 पेज का खुला पत्र जारी किया है, जब अपने चुनावी वादे गिना करके उन्होंने दावा किया है कि उनके तेजस्वी भैया हर घर की हर बहन की समृद्धि के बारे में सोच रहा है और नीतियाँ बना रहा है। इन्हें लागू करने के लिए उन्हें सभी बहनों के सहयोग की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने वाली माई बहन योजना, बेटी प्रोग्राम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपये प्रति महीने करने और 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बच्चियों के लिए आवासीय कोचिंग संस्थान, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, नौकरी, रोजगार, मुफ्त परीक्षा फॉर्म, पेपर लीक पर लगाए जैसे अन्य चुनावी घोषणाओं का जिक्र किया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि सब सोचा जा चुका है, सारा ब्लूप्रिंट तैयार है। तेजस्वी का बिहार की हर बहन से प्रण है कि मैं बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, गरीबी, भ्रष्टाचार से रक्षा करता रहूंगा। वहीं पर तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में नीतीश सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि सत्ता में आने के बाद ये पैसा वापस लाने का काम किया जाएगा, फिर बिहार की बहनों को रक्षाबंधन की शगुन की राशि के रूप में उन्हें दिया जाएगा। दोस्तों, गंगा नदी लगातार कहर बरपा रही है। 49 साल बाद पटना पर खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दूं कि बिहार इन दिनों कुदरत के कोप का सामना कर रहा है। आसमान से बरसते पानी और फिर गंगा के उफनते मिजाज ने बिहार के कई जिलों में हाहाकार मचा दिया है। वहीं पर वैशाली जिले के महनार में शुक्रवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब मौसम में अचानक बदलाव के बाद गंगा की लहरें उफान मारने लगी और हसनपुर दक्षिणी गांव के पास तटबंध में रिसाव शुरू हो गया। जैसे ही रिसाव और फिर तटबंध के क्षतिग्रस्त होने की सूचना जल संसाधन विभाग को मिली, प्रशासनिक महकमे में अफरा तफरी मच गई। तेज आंधी और फिर मूसलाधार बारिश के बीच गंगा की लहरों का दबाव इतना बढ़ गया कि हसनपुर राम जानकी घाट के पास तटबंध बह गया।